नमस्कार, मेरा नाम जतिन श्रीवास्तव है और मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ। मैं स्क्रिप्स स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हूँ। 5 मिनट में हम अपनी बात चालू करेंगे और तब तक का समय मैं जस्ट सिस्टम को समझने में लगा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि फ़ेसबुक लाइव कैसे काम करता है। तो अगर आपको कुछ करना है अगले 5 मिनट, अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो 5 मिनट के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। 5 मिनट में हम फिर कार्यक्रम चालू करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, कितने लोग हैं? नमस्कार, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है जतिन श्रीवास्तव और मैं बोल रहा हूँ हंटिंगटन, वेस्ट वर्जीनिया से, जहाँ मैं रहता हूँ।
और मैं ओहायो यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हूँ। मेरे यहाँ सुबह के 7 बज रहे हैं और आपके यहाँ साढ़े 4 बज रहे हैं। अ, सो अगर आपको मुझे सुनने में और मुझे देखने में कुछ तकलीफ़ हो रही हो, कुछ परेशानी हो रही हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँ। अगर नहीं हो रही हो तब फिर हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। अ, अराउंड 10 सेकंड मैं इंतज़ार करता हूँ, 10 सेकंड प्रतीक्षा करता हूँ आपके आपके कमेंट्स इस वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी के बारे में पाने के लिए। अगर सब ठीक रहता है तो कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं बोलना चालू कर दूँगा। ऑलराइट। तो ऐसा लगता है कि सब ठीक-ठाक है, सब सिस्टम ठीक काम कर रहे हैं और अब हमें अपनी बात चालू करने का समय आ गया है। सो हम आज बात करने वाले हैं एक बड़े महत्वपूर्ण विषय के बारे में और ये महत्वपूर्ण विषय है कि जो मास मीडिया और अ, दर्शकों की मास और दर्शक भी नहीं, मास मीडिया और ऑडियंस, चाहे दर्शक हों, चाहे सुनने वाले हों, चाहे पढ़ने वाले हों, तो उसके लिए मैं ऑडियंस शब्द का यूज़ करूँगा क्योंकि थोड़ा-सा ज़्यादा कंसोलिडेटेड है अंग्रेजी में। तो मास मीडिया और ऑडियंस के बीच का जो संबंध है, वो कैसा है? अच्छा, अब जैसे-जैसे समय बीता, जैसे-जैसे विकास हुआ मीडिया में और मास मीडिया में और जैसे-जैसे ऑडियंस में भी विकास हुआ, लोग मीडिया के साथ ज़्यादा फ़ैमिलियर हुए, ज़्यादा अच्छी तरह से पहचानने लगे, मीडिया को यूज़ करना उन्होंने सीखा और मीडिया आ गए। मीडियाओं के बीच लाइक डिफरेंट मीडिया के बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी। तो इस सारे दौरान में ऑडियंस की भी विचारधारा, ऑडियंस में भी बहुत सारे परिवर्तन आए। ओके। तो बहुत बार जब हम मीडिया के बारे में सोचते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि मीडिया जो है ये तो बड़ा ताकतवर है, यू नो पर जो मीडिया की ताकत है किसके ऊपर है? ऑडियंस के ऊपर है। तो जब तक हम ऑडियंस को नहीं समझेंगे तब तक मीडिया की ताकत के बारे में बोलना बड़ा आधा-अधूरा सा आधी-अधूरी सी बात है, यू नो। भई ऐसा तो होता नहीं कि जैसे कुछ लोग आपके आर्ग्यू कर सकते हैं कि भई ऐसा तो होता नहीं कि आप कोई भी मीडिया देख लेते हैं और तुरंत अभिभूत हो जाते हैं उससे, यू नो। ऐसा भी नहीं होता कि हर आदमी एक ही मीडिया देख के और एक ही तरीके की चीज़ें देखता है, यू नो। तो अच्छा, ये जो तो इस तरह के डिस्कशन जो हैं कि भाई ये जो मीडिया के पास, चलिए मान लीजिए कोई मीडिया के पास अपना कंटेंट संप्रेषित करने की, अपना कंटेंट भेजने की क्षमता है, जो कि बहुत केसेस में कम से कम जो पुराने मास मीडिया के कंसेप्चुअलाइज़ेशन थे उसमें नहीं था। आज की डेट में भाई आप सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें रख सकते हैं या डिफरेंट न्यूज़ मीडिया के कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो जो फीडबैक है वो थोड़ा ज़्यादा त्वरित हो गया है, पर पहले तो ऐसा नहीं था, ठीक है? तो उस समय में आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई, मीडिया जो बोल देता है वो बोल देता है। फिर जनता के जो ऑडियंस के पास वापस बोलने के माध्यम, जो फीडबैक के माध्यम हैं वो बड़े कम हैं। ठीक है। ठीक है भाई, चलिए फीडबैक रहता था कि कभी आपने लेटर टू एडिटर लिख दिया समाचार पत्र में या लेटर टू न्यूज़ स्टेशन, रेडियो स्टेशन या टीवी स्टेशन रख दिया। पर उसको मतलब उतनी इमीडिएसी या क्या बोलते हैं, उतना सामयिक नहीं होता था जितना कि आज आप कमेंट सेक्शन पे रख देते हैं। कोई न्यूज़ स्टोरी आती है, आपने तुरंत उसका जवाब दे दिया, कमेंट कर दिया और तुरंत वो उसके ऊपर आ गई। तो एनीवे, तो जो ऑडियंस की शक्ति है इस पूरी रिलेशनशिप में, वो क्या है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है।
और जो ऑडियंस की परिकल्पना है, ये समय के साथ में बदलती रही है। न और ये मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सी बात है। कि स सो जो शुरुआत होती है, वो होती है मास मीडिया के समय से, कि जब आपका कंसेप्चुअलाइज़ेशन हुआ। भई, हम मास मीडिया क्यों बोलते हैं? मास आया कहाँ से? और जब आप मास समझ जाएँगे कि क्या है और हम ये चर्चा करेंगे, तब फिर आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगा कि भाई एक समझ आएगी कि ये जो ऑडियंस के बारे में परिकल्पना है, जो कभी-कभी जब हम बात करते हैं कि भाई ये तो मीडिया तो बड़ा शक्तिशाली है, मीडिया जो है ये लोगों को बरगलाता है, मीडिया लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। पर इसमें फिर ऑडियंस क्या करता है? भई ऑडियंस के पास भी तो आज की डेट में तो भई आज की तारीख में आप अपना चैनल बंद कर सकते हैं। भई आपको कोई पिक्चर अच्छी नहीं लगती, आप नहीं जाइए देखने, भई अब तो टिकट खरीद के जाते हैं ना। हाँ, सो उस तारीख तो बेसिकली ऑडियंस के पास भी कुछ क्षमताएँ हैं, कुछ चीज़ें ऑडियंस भी करता है। सो पर ये जो ऑडियंस की परिकल्पना है, ये समय के साथ में काफ़ी बदली है। ओके। तो हम लोग अलग-अलग थियोरेटिकल आइडियाज़ की बात करेंगे, जिनके थ्रू ऑडियंस की परिकल्पना बड़े क्लियर तरीके से, बड़े पारदर्शी, बड़े साफ तरीके से बदलती हुई दिखाई देती है। ठीक है? सो जो पहला अ, आइडिया है, वो होगा आइडिया ऑफ मास, कि भाई मास है क्या आखिर? भाई हम तो लखनऊ के पढ़े-बड़े हैं, तो मास का मतलब हम हिंदी में जब सोचते थे तो मास का मतलब है द्रव्यमान, ठीक है? द्रव्यमान होता है घनत्व गुणे आयतन। तो द्रव्यमान मीडिया तो बड़ा सेंस करता नहीं। हुँ। अब जैसे बहुत से लोग बोलते हैं भाई मास है मतलब बहुत सारा। भाई बहुत सारा क्या? हुँ। सो इसके लिए पहले हम लोग मास को समझते हैं, ठीक है? तो अब ये ध्यान दीजिए कि भाई मास मीडिया जो है ये बड़ी अ, ये बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। ये आपका आपका 1800s तो आपका बोलिए लेट वेल अर्ली टू लेट 1800s में वास्तव में जोर पकड़ना चालू हुआ। जब आपके पश्चिमी सभ्यताओं में और भारत में भी थोड़े समय के बाद अखबार आ गए। अखबारों के बाद फिर आपका रेडियो का समय आया, रेडियो के बाद में आपका टेलीविज़न आया। तो जो पहली जो पहला वास्तव में सशक्त मास मीडिया आपका मतलब बहुत पुराना नहीं है, हमेशा से नहीं था आपके पास मास मीडिया एक तरीके से अगर आप सोचें। तो बहुत बार जब हम बात करते हैं तो हम मास मीडिया की बात करते हैं, जिस तरह से कि वो इंडस्ट्रियलाइज़्ड सोसाइटीज़ में या मॉडर्न अर्बन सोसाइटीज़ में या जो जो भी आपकी शहरी सिविलाइज़ेशंस हैं, उनमें बढ़ा, उनमें पैदा हुआ और जिस तरह से इसने अपना रूप ग्रहण किया। ठीक है? तो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और अर्बनाइज़ेशन बहुत बड़े फैक्टर हैं, ये डिसाइड करने के लिए या मास की डेफिनिशन के पीछे, ठीक है? तो अब अ, अच्छा ये जो है ये पश्चिमी सभ्यताओं में थोड़ा पहले हुआ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और अर्बनाइज़ेशन। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की थोड़ी-सी बात करते हैं। तो भाई देखिए जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो सामाजिक ढाँचे में बड़े परिवर्तन आए। एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया वो ये था कि बहुत से लोग जो पहले ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में रहते थे, ठीक है? पहले गाँवों में रहते थे, छोटी कम्युनिटीज़ में रहते थे, जो कि यू नो उम, जो कि अपना खेती करते थे, किसानी करते थे, जो भी चीज़ करते थे, आपका बढ़ईगिरी करेंगे, लोहारगिरी करेंगे, प मछली पकड़ेंगे। इस मतलब ये सब इस पे निर्भर होता था कि कोई कहाँ रहता है। भाई आप समुद्र के पास रह रहे हैं तो उस तरह की चीज़ें करेंगे, आप उपजाऊ जगह पे रह रहे हैं तो उस जगह की चीज़ें करेंगे। सो इन सब चीज़ों पे काफ़ी निर्भर करता था। पर एक जो चीज़ थी कि ये जो छोटी कम्युनिटीज़ थी, इनमें आप बोल सकते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ या यू नो तो ट्रेडिशनल सोसाइटी चलिए ये शब्द हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं। तो पारंपरिक कम्युनिटीज़ तो ये जो कम्युनिटीज़ थीं, इनमें भई अब छोटा-सा है, सबको सब लोग जानते हैं,
ठीक है? लोगों के परिवार सदियों से या बहुत समय से पता नहीं कितने कहाँ पे सदियाँ हैं, कहाँ पे दशक हैं, पर बहुत समय से साथ में रह रहे हैं। आपको सबकी जानकारी है, कहीं पे शादी हो रही है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, किसी की गैया भाग गई, कुछ भी हो गया, तो आपको मुँह से ही, वर्ड ऑफ माउथ से ही पता चल जाता था, ठीक है? इन कम्युनिटीज़ में बहुत बार जो आदान-प्रदान होता था चीज़ों का, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं होता था। भई, आपने बोला कि ठीक है, हमको 1 बोरा गेहूँ की ज़रूरत है, तो आप अभी ले जाइए और उसके बदले में हमको 1 बकरी दे दीजिए, या इसके बदले में हमको आप कुछ भी दे दीजिए, भई अपनी ठेला गाड़ी दे दीजिए। तो जो बार्टर वाला सिस्टम था, वो भी बड़ा प्रचलित था। तो पर जो बेसिक आइडिया ये था कि क्योंकि लोग एक-दूसरे को जानते थे और उनकी एक-दूसरे के साथ हिस्ट्री थी, तो अ, तो वो उस कम्युनिटी के नियमों को समझते थे और किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती थी चीज़ों को इन्फोर्स करने की, या लोगों को बोलने की कि भाई ऐसा है कि आप गलत कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कम्युनिटी के अंदर ही बातचीत करके अपना समझ ली जाती थी, ठीक है? अच्छा, तो ये तो हो गई आपकी पारंपरिक सभ्यता की बात, ठीक है? या पारंपरिक कम्युनिटीज़ की बात। अब जब शहरीकरण हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ, ठीक है? तो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन तो जनरली आपका शहरों में हो रहा है, ठीक है? बड़ी-बड़ी बड़े-बड़े कारखाने हैं और चीज़ें बड़े तेज़ दर पे पैदा कर रहे हैं। तो जो आपकी के तो मान लीजिए आप कपड़ा पैदा कर रहे हैं, जैसे भाई आपका अगर आप भारत और इंग्लैंड की कहानी देखेंगे कि जिस तरह से अपना कपड़ा उद्योग का विनाश हुआ, तो उसमें ठीक है, बहुत सारी और भी चीज़ें हुई, जैसे कि ज़बरदस्ती आपका बहुत सारा माल बहुत सारा रॉ मटेरियल लेके इंग्लैंड भेजा जा रहा है। आपके किसानों के ऊपर, आपके बुनकरों के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। पर उसके बावजूद भी आपको जो कॉम्पिटिटिवनेस देखते, उसमें ये था कि भई आपका ट्रेडिशनल सोसाइटी में जितने लोग जितना माल क्रिएट कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा माल आपका फैक्ट्रीज़ में क्रिएट हो सकता था। और अगर आपके माल की डिमांड है, तो फैक्ट्री में जो ज़्यादा माल क्रिएट हो रहा है, वो सस्ते में बेचा जा सकता था, जो कि छोटे उद्योगों के लिए घातक सिद्ध हो सकता था। ठीक है? और हुआ भी, ठीक है? दुनिया भर की कहानी है ये। तो एनीवे, तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो बहुत सारे लोग अपनी जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी, उनसे पलायन करके शहरों की ओर जाने लगे, ठीक है? अच्छा, अब शहरों में गए, तो शहर तो बड़े-बड़े थे। वही अब गाँव की कम्युनिटीज़ या ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी, छोटी-छोटी थी। हुँ, भई अब जैसे आप आजकल के दौर में कुछ उसी तरह की चीज़ें और पिछले काफ़ी समय से भारत में थोड़ा देर में आया जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइज़ेशन था, पर कुछ उसी तरह की चीज़ें हमारे जनरेशन में और बहुत सी जगहों पे आपकी जनरेशन में भी अब मैं अच्छा मैं यहाँ पे अनुमान लगा रहा हूँ कि हम और आप अलग जनरेशन के हैं, पर चलिए उसमें ना ही जाएँ तो अच्छा है। तो पर बहुत से लोग गाँव को छोड़ के शहर में आए। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी पिछली पीढ़ी या उससे पहले वाली पीढ़ी गाँव में ही थी। जैसे मेरे बाबा जो थे, मेरे पितामह, तो मेरे पिता के पिताजी, वो गाँव में थे, वो किसान थे। फिर आधी उम्र में तो 1917 में पैदा हुए थे। 1957 के आस-पास उन्होंने अपना इंटरमीडिएट जिसको एफए की परीक्षा बोलते थे शायद उस समय, वो करके फिर कृषि विभाग में नौकरी चालू की, ठीक है? तो तो जो तो हम लोगों में से बहुत से लोग वास्तव में ये गाँव से शहर के पलायन से बहुत दूर नहीं है। अच्छा, तो जो लोग शहरों में आए, अब ये शहर कैसे थे? भाई, जो लोग शहरों में आए वो एक ही कम्युनिटी से तो आ नहीं रहे थे। अब शहरों में आए तो अलग-अलग कम्युनिटी से आ रहे थे, अलग-अलग जगहों से आ रहे थे। अच्छा, शहरों में बड़ी भीड़ थी, बहुत लोग थे, लोग एक-दूसरे को जानते नहीं थे, तो शहरों में उसकी वजह से जब आप आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ जाते हैं। ये ये कई समाजशास्त्रियों का तर्क था उस समय, ठीक है?
अच्छा, अब ये देखिए, एक बात ये समझिए कि जो भी हम बात कर रहे हैं, ये तर्क हैं, ठीक है? कोई भी एकदम शत प्रतिशत सत्य नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं कि बस ऐसा ही है। तो अब ये तर्क है कि भई ठीक है, ये आए तो इन्होंने इनमें ये परिवर्तन हुए। तो ये परिवर्तन हुए तो कुछ हद तक हुए होंगे और हो सकता है कुछ हद तक उतने ना भी हुए हों, ठीक है? तो अब इसको थोड़ा तो जो भी अब हम बोलेंगे या जिन भी तर्कों की बात करेंगे, तो तर्क का मतलब ये जब हम परिकल्पनाओं की बात करेंगे तो उसमें हम उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ चलेंगे लेके। मतलब हम ये मानेंगे कि भाई देखिए, ये जो हैं ये ऑब्जर्वेशंस हैं, जो कि थोड़ा-सा एक्सट्रीम्स हो सकते हैं, पर पर इसमें वेरिएशन का कुछ स्कोप है, ठीक है? अच्छा, तो अब देखिए बहुत सारे जो समाजशास्त्री थे उन्होंने बोला कि भाई देखिए जब आदमी गाँव से शहर आता है, ठीक है? या ट्रेडिशनल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल अर्बन सोसाइटी में आता है, तो बहुत सारी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे चारित्रिक गुण, जो कि उसके समाज में, जो कि उसकी ट्रेडिशनल सोसाइटी का हिस्सा होने की वजह से थे, वो सब खो देता है। भाई जब एक अब मान लीजिए हम गाँव और शहर ही शब्दों का यूज़ करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी और अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अ, तो मान लीजिए भाई गाँव में आपको हर आदमी आपका पड़ोसी पहचानता था, आपकी नाम थी, लोग आपका नाम था, लोग जानते थे कि हाँ भाई ये काम ये करते हैं, इनके पुरखे ये काम करते थे, इनकी शादी इससे हुई। भाई जब आप शहर में आए तो आपका पड़ोसी तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा संभावना ये थी कि वो कुछ भी नहीं जानता था। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी। भई अब जैसे मान लीजिए, अगर आप अपने पड़ोसी को 2 किलो गेहूँ देते थे और बोलते भैया ये 2 किलो गेहूँ आप ले लीजिए और जब आपके यहाँ टमाटर हो तो हमको आधा किलो दे दीजिए। तो जो बार्टर सिस्टम था, अब शहर में तो ऐसा करना बड़ा मुश्किल था। अब आपका पड़ोसी लेके भाग जाए भई आपको क्या पता? अ, गाँव में तो ये था कि भई जाएँगे कहाँ? ये तो यहीं रहे हैं सदियों से या दशकों से। तो ठीक है। तो हम इनको जानते हैं, ये हमको जानते हैं, तो कोई कहीं नहीं जाने वाला। पर शहरों में तो वो चीज़ नहीं थी। ओके, ऑलराइट। सो इसकी वजह से जो आर्गुमेंट था कि भई जब शहरों में ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारे जो अनस्पोकन रूल्स थे, जो अनकहे नियम थे, जिसकी वजह से कि गाँवों में लोग एक-दूसरे के साथ या जो सोसाइटीज़ थीं, वो फंक्शन करती रहती थीं बिना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के। शहरों में तो आते ही वो सारे नियम तो चले गए, क्योंकि ये जो सारे नियम थे, इनमें से ज़्यादातर इसी चीज़ पे बेस्ड थे कि भई जो आप कि आप एक-दूसरे को जानते हैं और क्योंकि आप उसी समाज में बड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि नियम क्या है। भले ही आपको किसी ने लिख पढ़ के नहीं सुनाया, भले ही आप स्कूल नहीं गए और किसी ने आपको एक किताब से पढ़ के नहीं बताया कि भाई ये हमारे यहाँ के नियम हैं। ठीक है? तो आपका ठीक है भाई गाँव में बड़े हुए अपना कर लिया। तो ये था आइडिया तो इन्होंने बोला कि भाई जब आप गाँव से शहर आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी चली गई। ना कोई आपको पहचानेगा ना कोई आपको आपकी हिस्ट्री जानेगा। आप किसी पे आप हो सकता है आप अपने पड़ोसी पे भरोसा भी नहीं कर सकें। तो ये जो खोने वाली बात है ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद क्या हुआ? तो जो अगला स्टेप आता है इस तर्क का वो ये है कि वो सारी चीज़ें जो कि आपको डिफाइन करती थी एक पर्सन की तरह, जब वो चीज़ें चली गईं, तब आप क्या रहे? तब एक आदमी क्या रहा? और ये जो है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना कि ये अवस्था जो है, ये क्या अवस्था है, ठीक है? तो एक एमिल डर्कहाइम थे बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे। सब फाउंडिंग फादर माने जाते हैं सोशियोलॉजी के सोशल साइंसेज में भी लाइक वन ऑफ द लीडिंग सोशियोलॉजिस्ट अर्ली सोशियोलॉजिस्ट माने जाते हैं। तो ये अराउंड आपके मिड 1800 से अर्ली 19th सेंचुरी तक इनका कार्यकाल था। तो डर्कहाइम ने एक शब्द यूज़ किया, अच्छा ये फ्रेंच थे, तो उन्होंने एक शब्द यूज़ किया एनोमी। अच्छा एनोमी का जो अर्थ जो अगर आप
जो मुझे समझ में आता है या जो आप ट्रांसलेट करें, तो कुछ इस तरह का होता है कि एक अ, ना होने की दशा, अ, एक ऐसी अवस्था जहाँ पे कि आपकी पहचान होना बड़ी मुश्किल है। ओके, अच्छा, या अनजानी-सी अवस्था, ठीक है? तो आप अनजान हो गए। हुँ, सो अच्छा, तो उसमें क्या होता है, अब अगर आप एनोमी वाले आर्गुमेंट को आगे नहीं, ठीक है भाई, एक आदमी आया शहर में, ठीक है? वो अनजान हो गया, जो सारी चीज़ें उनको डिफाइन करती थीं, वो सारी चीज़ें बहुत सारी चली गईं, ठीक है? अच्छा, तो हर आदमी अगर अनजान है, हुँ? तो हर आदमी अनोमी में है, ठीक है? अच्छा, अब इतने सारे अनजान लोगों को लेके जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, अपना कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है, अपना कोई अ, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो उनको अलग करता है। क्योंकि वो सब तो वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में छोड़ आए, ठीक है? तो अब इन लोगों का क्या होगा? अच्छा, अच्छा, अब ये जो शहरों वाली सोसाइटी थी, ये चलेगी कैसे? भई आदमी को इन्फॉर्मेशन तो चाहिए होती है ना। अब व भई यही था कि चलिए गाँव में तो सब सोसाइटी अपने आप ही चीज़ें मैनेज कर लेती थी। पर यहाँ पे तो आपको बाहर की चीज़ें करनी पड़ेंगी। मतलब बाहर से एजेंट्स आने पड़ेंगे, जो कि ये चीज़ें कंट्रोल करें, आपको सिस्टम बनाने पड़ेंगे। तो उदाहरण के लिए, अगर आपको सामंजस्य बनाए रखना है, ये ये निर्णय करना है और ये एस्टैब्लिश करना है कि भाई सब चीज़ें ठीक-ठाक चलती रहें, कोई चोरी ना करे, कोई डाका ना डाले, कोई मार-पीट ना करे, तो आप एक बाहर का कानून बनाएँगे, ये लिखित कानून होगा, जिसको कि बाहर की एजेंसीज़, तो आपका पुलिस है, मिलिट्री मान लीजिए हो गया, तो इस तरह के बल जो हैं, ये उसको एनफोर्स करेंगे। उसी प्रकार से अगर आप, जैसे पहले गाँव में तो आप बोल रहे थे ना कि भाई चलिए हम आपका सामान, ये हम आपको ये गेहूँ अभी दे देते हैं, आप हमको बाद में चावल दे दीजिएगा। तो ये चीज़ तो अब नहीं होगी। तो इसीलिए आपका फिर कॉन्ट्रैक्ट्स और ये सब टाइप की चीज़ें आने लगी, ठीक है? इसी तरह से एक और ज़रूरत थी, और वो ज़रूरत थी कि भई अब आप आ गए हैं शहर में, ठीक है? अब आपको मान लीजिए अगर पता करना है कि नौकरी कहाँ है या सामान कहाँ मिलेगा, तब ये तो गाँव की तरह की तो बात है नहीं कि आपने जाके पड़ोसी से पूछ लिया या चले गए किसी और से पूछ-पाछ लिया, ना? तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, भई तभी तो बिज़नेसेस चलेंगे, तभी तो दुकानें चलेंगी, यू नो? और एक बात याद रखिए कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, उधर रोल स्पेशलाइज़ेशन उतना नहीं था, यू नो? तो ऐसा भी हो सकता था कि जो टीचर है, ठीक है? जो टीचर है वो पादरी भी हो या पंडित भी हो और साथ ही साथ वो खेती भी करता हो। पर शहरों में रोल स्पेशलाइज़ेशन बड़ा ज़्यादा हो गया। तो अब जैसे अगर आप टीचर बन गए, तो आप टीचर ही हैं, अब खेती आप ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, अब नहीं कर रहे हैं खेती, ठीक है? तो टीचर है वो टीचर ही है, लोहार है वो लोहार ही है, गाड़ी का मैकेनिक है वो गाड़ी का मैकेनिक ही है, ठीक है? तो रोल स्पेशलाइज़ेशन भी था। अच्छा, अब रोल स्पेशलाइज़ेशन है, तो मान लीजिए आप शहर में हैं, आपको जानकारी चाहिए कि भई हम तो एक लोहार ढूँढ रहे हैं या हम एक दाँत का डॉक्टर ढूँढ रहे हैं, ठीक है? तो हम कैसे मिलेगा? तो पहले तो आपके समाज में ही रहता था, पर अब तो आपको कुछ चाहिए ना बाहर का एजेंट जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो। तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन जो समाज के लिए, जो शहरी सोसाइटीज़ के लिए व्यापक तौर से बहुत यूज़फुल हो सकती थी या उनको वो व्यापक तौर से ज़रूरत थी, जैसे कि भई मौसम क्या होगा, ठीक है? अच्छा, सब शांति तो है, अपराध तो नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोगों को किस बारे में चिंता करनी चाहिए, कपड़े की दुकान कहाँ है? अगर हमने दुकान खोली तो और लोगों को हम कैसे जानकारी दें कि हमने दुकान खोली है? हुँ? सस्ती चीज़ें कहाँ मिलेंगी, महँगी चीज़ें कहाँ मिलेंगी? हमारे जो अगर आप लोकतंत्र में हैं, हमारे प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? तो ये सब सारी चीज़ें अब तो बड़ी, तो अगर आप ट्रेडिशनल सोसाइटी से निकल आए, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एक ऐसा लेट्स से संचार माध्यम की ज़रूरत थी, जो कि आपको ये सारी, जो कि प्रोफ़ेशनली इन सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करने में सक्षम हो और आपको रेगुलरली ये सारी जानकारियाँ देता रहे। ओके। सो सो इसको आप बोलते हैं कि हाँ भाई चलिए, जब आपका ट्रेडिशनल से अर्बन सोसाइटीज़ में आए, तो आपका संचार माध्यम या जिस तरह से हम आजकल के कम्युनिकेशन सिस्टम्स या मास कम्युनिकेशन सिस्टम्स की बात करते हैं, उसका
जो सही तरीके से जो जन्म हुआ, वो वहीं पे है। हुँ। अब भाई अब जैसे आप सब मान सकते हैं कि पुराने समय में अब पता लगा राजा के अनाउंसर आ रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं या नगाड़ा बजा रहे हैं और चौराहे पे घोषणा कर रहे हैं, ठीक है। पर वो जो थी वो उस उसकी जो परिकल्पना थी वो बड़ी डिफरेंट सी, बड़ी अलग सी परिकल्पना है। क्योंकि आप तब भी मैसेज देने वाले को देख रहे हैं। इस जो आपका जो अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये बड़ा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड मास मीडिया आ गया है आपका। अच्छा, पर भाई अभी भी हमने मास शब्द की तो का तो विश्लेषण किया ही नहीं कि भाई मास कैसे हो गया? हुँ, ये तो बहुत बड़ी बात है कि भाई ये अब ये मीडिया आ गया चलिए मान लीजिए, तो आपने मास क्यों बोला इसको? ठीक है, अच्छा, तो अब वापस जाते हैं हम कहाँ? अनोमी वाली अवस्था पे। सो अनोमी में क्या हुआ कि बोले कि भाई सब लोग एक ही जैसे हैं, जितनी भी चारित्रिक उनकी विशेषताएँ थीं या जितने भी लोगों से वो यूनिकली आइडेंटिफ़ाई होते थे, जितनी भी चीज़ों से, वो सारी चीज़ें तो उनकी ट्रेडिशनल सोसाइटी में ही छूट गईं। अच्छा, तो उसी समय और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं समाज में। सोचिए ये बहुत ही मतलब उथल-पुथल वाला समय है, बहुत सारा लाइक लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी बहुत सी नई-नई खोजें हो रही हैं। खोजें हो रही हैं जैसे कि आपका भाई मान लीजिए आपके अणु, परमाणु, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ये सब चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी मिल रही है। आपके सिगमंड फ्रॉयड और चार्ल्स डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन पता कर रहे हैं कि भाई ऐसा है कि जो आदमी है, वो तो सब इंस्टिंक्ट्स पे चलता है, मोरालिटी-वोरालिटी उतना ज़्यादा भी प्रभावकारी नहीं होता। तो मतलब आदमी भी एक जानवर है टाइप का आइडिया। सिगमंड फ्रॉयड भी उसी तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं कि भाई बड़ी डीप सीटेड जो डीप सीटेड भावनाएँ हैं, डीप सीटेड इंस्टिंक्ट्स हैं, वही आपका बिहेवियर डिफाइन करती हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए कि आप अगर एक इस तरह का बिहेवियर अभी करते हैं, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप बच्चे थे, तो आपके साथ किसी ने कैसा व्यवहार किया था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि भाई आपका जो बिहेवियर है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जानवर हैं। अच्छा, इसी समय में आपका ये फ़िज़िक्स में भी और जो भौतिक शास्त्र है और केमिस्ट्री है, इसमें भी बड़ी तरक्की हो रही है। ठीक है? तो अब ये सारी चीज़ें सब अब साथ में आती हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने सोचा कि भई देखिए जब आदमी जो है, आदमी आदमी मतलब पुरुष और महिला दोनों, आदमी लाइक एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्पीशीज़, ठीक है? तो जो जीव है, जो एक आदमी है, जो एक यूनिट है, वो एक अणु की तरह है। हुँ। जो कि एकदम अगले आदमी की तरह कुछ अलग करने वाला नहीं है, जब वो शहर आ गया तो, क्योंकि सारी चीज़ तो गाँव छोड़ आया वो, यूँ। तो इसी तरह के जब बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, जो कि सेम इन्फॉर्मेशन जिनको मास मीडिया जो मीडिया से मिल रही है, तो उनकी विचारधारा सेम है, उनका क्योंकि भाई जो पुरानी विचारधारा थी, पुरानी वैल्यूज़ थी, तो सब छूट गई। तो ये सब एक ही जैसे हैं, एक ही तरह से काम करते हैं। तो जनता का जो अ, अपना चरित्र है, वो समझ लीजिए ब्लैंक स्लेट है एक तरीके से, ठीक है? तो जब तो और इन सबको मीडिया सारा इन्फॉर्मेशन देता है। तो तो जो इंडिविजुअल्स था उनको एटम्स की तरह से या परमाणु की तरह से कांसेप्चुअलाइज़ करके तो बोले कि एटमाइज़्ड इंडिविजुअल्स ये मास की परिधारणा आई। कि ठीक है भाई ये जो है मास जो है जिस तरह से आपका मटेरियल जो है, जो भी मान लीजिए लोहा है, पत्थर है, जो भी चीज़ है, अणुओं और परमाणुओं से बना होता है, जो एक ही तरीके के होते हैं और इस तरह से एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। उसी प्रकार से जो अर्बन समाज में जो अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में मानव समाज है, वो भी इंडिविजुअल से बना हुआ है, जो कि अपने बिहेवियर, अपने परिवेश में, अपने काम करने के तरीकों में, सोचने के तरीकों में, विचारधाराओं में मॉलिक्यूल्स से बहुत अलग नहीं हैं, एक-दूसरे के जैसे ही हैं और यहाँ से आपकी मास की परिधारणा आती है, ठीक है? तो ये तो हो गया मास कम्युनिकेशन। अच्छा, और जो इनको इन्फॉर्मेशन देता है वो भाई मास कम्युनिकेशन हो गया। तो ये तो बात चलिए एक चीज़ हो गई। अच्छा, अब बताएँ ये कि ये जो शुरू की अवधारणा है, ठीक है? शुरू की परिकल्पना है, इसमें
इंडिविजुअल को कितना कितनी ताकत दी जा रही है। हुँ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसे-जैसे हम थियरीज़ के थ्रू जाएँगे, हम 3 थियरीज़ की बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो इंडिविजुअल की ताकत है या ये परिकल्पना कि मीडिया और इंडिविजुअल से रिलेशनशिप में इंडिविजुअल के पास कितनी शक्ति है, मीडिया से अफ़ेक्ट होने की, मीडिया को चूज़ करने की, ये बदलती जा रही है। पर जब आप मास का देख रहे हैं, तब तो आपको इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं दी गई। इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा क्षमता भी नहीं दी गई कि भई ऐसा है कि भई अगर आपको अगर आपको मास मीडिया देता है इन्फॉर्मेशन तो देता है और आप लेते हैं। अब लेने के अलावा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। ऑलराइट, सो इसके बेसिस पे आपका पहली थियरी जो कि सबसे पहले का पर्सपेक्टिव है, जिसको कि आप मैजिक बुलेट या हाइपोडर्मिक नीडल बोलते हैं। और भी कई सारे टर्म्स यूज़ होते हैं। पर ये जो थियरी है, इसका बेसिकली आइडिया ये है कि जो मास मीडिया का प्रभाव है, ये अक्रॉस पीपल, तो अलग-अलग लोगों पे, सब पे एक ही तरीके से होगा और बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा। ओके? तो इसीलिए मैजिक बुलेट जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है या हाइपोडर्मिक नीडल। तो हाइपोडर्मिक नीडल क्या, जैसे कि आपने सुई लगा दी, तो सुई लगा दी तो सुई लगाते ही असर हो गया। ठीक है? तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि जैसे अगर आपको भारतीय कहानियाँ पुरानी थोड़ा मालूम हो, जैसे भस्मासुर का हाथ हो गया, कि बस हाथ पड़ गया सर पे तो आप गए। हुँ? सो तो ये तो था, ये आपका मैजिक बुलेट हाइपोडर्मिक नीडल आइडियाज़ जो थे, ये शुरू के आपके अर्ली 20th सेंचुरी आप बोलते हैं। तो उस समय में बड़ी स्ट्रेंथ थी, लोग काफ़ी मानते थे, भाई मीडिया तो बड़ी पावरफुल है, भाई ये तो जो चाहे कर देगी, तो उस टाइप का चीज़ें। अच्छा, ये भी याद रखने की बात है कि आपका जो पहला वर्ल्ड वॉर 1, तो 2 वर्ल्ड वॉर भी हुए थे उस समय। अच्छा, उस समय आपका कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन भी हुआ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, समाज में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हो रही थी और इन सारी चीज़ों में जो प्रोपेगेंडा था, जो कम्युनिकेशन था, वो बड़ा शक्तिशाली रहा था। तो लोगों की अवधारणा ऐसा बनना कि भाई ये जो है मीडिया बड़ी शक्तिशाली है और इंडिविजुअल के पास कुछ बहुत ज़्यादा चारा नहीं है। अ, इसमें मान लीजिए चलिए थोड़ी-सी थोड़ा-सा उन कम्युनि उस समय के कम्युनिकेशन का भी प्रभाव रहा होगा। ठीक है? अच्छा, तो जो मैजिक बुलेट था, इसका बहुत ज़्यादा, पर जैसे-जैसे समय आपका जाता है, वैसे-वैसे लोग रियलाइज़ करने लगते हैं कि भाई देखिए, मैजिक बुलेट और हाइपोडर्मिक नीडल जो हैं, ये आइडियाज़ बहुत सफल नहीं रहे हैं। ये चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। टाइम एंड अगेन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत सारी स्टडीज़ हैं, जो कि इनको पूरी तरीके से खारिज कर देती हैं। तो ये जो पुराने मॉडल थे, ये बड़े अच्छे तरीके से खारिज हो गए हैं, अब कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, ठीक है? और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से डिबंक हो गए हैं। भाई देखिए, थियरीज़ की एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो फ़ॉल्सिफ़ाई हो सकते हैं। तो अगर आपको पता चल गया, अगर आपको कंक्लूसिव प्रूफ मिल गया कि एक थियरी काम नहीं करती है, तो फिर आप उस थियरी को यूज़ करना बंद कर देते हैं। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, अब दूसरा जो थियरी आती है, तो वो आती है आपकी टू स्टेप फ्लो। तो 1940 में आपका भाई वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रहा है, पर 1940 में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हुई। तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं नवंबर में। तो 1940 में अमेरिका में राष्ट्रपति का इलेक्शन था, ठीक है? तो तो कैट्स और लाज़र्स फिट्स, 2 आध्यात्मिक लोग थे। तो इन्होंने बोला भाई हम ये लोगों से बातचीत करके ये पता करें कि लोग अपने वोटिंग डिसीजन लेते कैसे हैं? इसमें मीडिया का क्या रोल है और मतलब कैसे होता है? क्योंकि उस समय तक तो भाई आपका मैजिक बुलेट हावी है कि भाई ठीक है, अब सब मीडिया पे किए जाओ और जनता तो अपने आप ही प्रभावित हो जाएगी। तो इन्होंने एक स्टडी की, इसको ये बोलते थे पीपल्स चॉइस स्टडी। तो पीपल्स चॉइस स्टडी एरी काउंटी में की गई। अच्छा, अब एरी काउंटी, काउंटी मतलब जिला, तरह की के तरीके जिला समझ लीजिए। तो एरी काउंटी की क्या खासियत थी? एरी काउंटी की खासियत ये थी
कि पिछले बहुत सारे अराउंड 10 इलेक्शंस में, तो 1900 के बाद जितने भी चुनाव हुए अमेरिका में, उसमें जो भी एरी काउंटी में जीता, वही देश का राष्ट्रपति बना या उसी पार्टी से देश का राष्ट्रपति बना। ठीक है? तो एरी काउंटी जो थी, वो पूरे अमेरिका को रिप्रेजेंट करने में पॉलिटिकल एटीट्यूड्स के हिसाब से बड़ी सक्षम रही थी। तो इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, चलिए एरी काउंटी में हम कर लेते हैं स्टडी। तो एरी काउंटी में इन्होंने एक पैनल स्टडी किया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पैनल स्टडी है, इसका स्ट्रक्चर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। इन्होंने क्या किया कि 600 लोगों का पैनल बनाया। ठीक है। अब 600 लोगों का पैनल बनाया, ऐसा पैनल जिसमें कि अलग-अलग तबके से लोग होंगे, अलग-अलग पेशों से लोग होंगे। ऐसे ये ऐसा पैनल होगा जो कि पूरे अमेरिका की जनसंख्या में जैसे स्ट्रक्चर है चीज़ों का या लोगों का, जिस तरह से काम करने के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से और बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? तो ये 600 लोगों का पैनल इन्होंने बना लिया। उसके बाद इस 600 लोगों के पैनल को मई से नवंबर के बीच में 7 बार इंटरव्यू किया गया। ठीक है? तो 7 बार समझ लीजिए 4200 इंटरव्यू। हुँ? पर सवाल अब ये उठा कि भाई अब मान लीजिए आप एक ही आदमी को बार-बार इंटरव्यू कर रहे हैं, तो क्योंकि आप उसको बार-बार इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उसकी तो तो इस फैक्ट से कि वो बार-बार इंटरव्यू हो रहा है, उसकी विचारधारा बदल ना जाए। हुँ? तो वो सेंसिटाइज़ ना हो जाए। तो इन्होंने बोला कि भई ऐसा करेंगे हम कि ये पक्का करने के लिए कि ये आदमी का जो बार-बार इंटरव्यू हो रहा है, इससे इसकी विचारधारा तो नहीं बदल रही है, हम कंट्रोल ग्रुप करेंगे। अच्छा, आप ये देखिए कि आदमी का इंटरव्यू तो बार-बार करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको ये पता चलेगा कि ये पूरे समय के दौरान कैसे-कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है? तो सेम लोगों का इंटरव्यू करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, तो इन्होंने बोला चलिए हम ये कर लेंगे कि मान लीजिए कि जब किसी का तीसरी बार कि जब आपका ये मेन पैनल ये चल रहा है, इसी के समय हम एक-एक साइड पैनल का करेंगे। ठीक है? तो उन्होंने 4 कंट्रोल पैनल्स बनाए, जिनका अलग-अलग समय पे उन्होंने इंटरव्यू किया। ठीक है? अच्छा, इन कंट्रोल पैनल्स का एक ही बार इंटरव्यू किया गया। तो अब मान लीजिए कि 2 महीने बाद इन्होंने एक मेन पैनल का किया इंटरव्यू और कंट्रोल पैनल का किया। अच्छा, अब इनको पता चला कि भाई जो मेन पैनल है उसका तो मान लीजिए दूसरी बार हो रहा है, पर कंट्रोल पैनल का तो एक ही बार हो रहा है। तो अगर कंट्रोल पैनल से जो फाइंडिंग्स हैं, वो मेन पैनल से बहुत अलग नहीं है, तब वो बोल सकते हैं कि हाँ भाई चलिए, ये तो फाइंडिंग सेम है, इसका मतलब कि बार-बार इंटरव्यू लेने से मेन पैनल पे कुछ अंतर नहीं पड़ रहा है। ठीक है? तो एनीवे, तो ये भाई बहुत बड़ी स्टडी थी। अब सोचिए इन्होंने वो 4 पैनल हुए और ये आपके 7 इंटरव्यू हुए, तो 4200 और 2400। ठीक है? तो 4200 और 2400 कितना होता है? 6600। 66,600 इंटरव्यूज़ किए। ठीक है? तो अब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पता करने की कोशिश की कि भाई कैसे वोट करते हैं, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स क्या हैं, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मतलब आप समझ लीजिए आपका पूरा ये समुद्र मंथन ही हो गया एकदम। हुँ? और बहुत सारी फाइंडिंग्स आई। ठीक है? तो जैसे कि भाई अब जैसे आपका समुद्र मंथन में भी था ना कि आपकी भाई लक्ष्मी जी निकली हैं, अप्सराएँ निकली हैं, कामधेनु निकले हैं, निकली हैं, ऐरावत निकले हैं और कल्पवृक्ष भी निकला है उसी में से। और हलाहल भी निकला है, जो विष है शंकर जी पी गए और अमृत भी निकला है। ठीक है? तो इस स्टडी में भी बड़ी फाइंडिंग्स थी, बड़ी फाइंडिंग ही फाइंडिंग। पर जो अमृत है, जिस चीज़ पे हम फ़ोकस करना चाहते हैं या जिस चीज़ ने कम्युनिकेशन डिसिप्लिन की दिशा थोड़ा-सा बदली और या कम्युनिकेशन डिसिप्लिन को दिशा दी या मास कम्युनिकेशन डिसिप्लिन को दिशा दी, क्योंकि दिशा बहुत क्लियर नहीं थी उससे पहले। ठीक है? तो वो जो पार्ट है, वो ये है कि लोग मीडिया से डायरेक्टली, तो सिर्फ मीडिया ही नहीं है, जो कि लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है। तो बहुत सारे लोगों से वो बोलते थे कि हाँ भाई आपको पॉलिटिकल, जब उन्होंने पूछा कि भई आपको ये पॉलिटिकल कैंडिडेट के बारे में या जो इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली? हुँ? तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला भाई, अब जैसे उम्मीद तो ये थी ना कि अगर आप मैजिक बुलेट टाइप से आएँगे कि सब लोग बोलेंगे भाई हमको मीडिया से मिली। पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई हमको तो और लोगों से मिली। हुँ? हमको अपने पड़ोसियों से मिली, इनसे मिली, उनसे मिली। पर ये जो चीज़ आ गई कि और लोग आ गए बीच में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर साबित हुआ।
तो ये हुआ कि भाई देखिए ऐसा है, जो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, जो लोग वोटिंग का डिसीजन लेते हैं, वो सिर्फ मीडिया के इन्फ्लुएंस से ही नहीं लेते, वो और लोगों से भी बात करते हैं। लोगों की अपनी बुद्धि है, लोगों का अपना विवेक है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि अच्छा भाई ये जो दूसरे लोग हैं ये कौन है? तो इन्होंने बोला कि ये जो दूसरे लोग हैं, ये हैं ओपिनियन लीडर्स। सो अब ये जो आपका है, ये टू स्टेप फ्लो मॉडल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसकी आइडियाज़ की। तो उन्होंने बोला कि भाई अब ये जिन लोगों से लोग बात करते हैं, और लाइक बहुत बार इनको कम्युनिटीज़ में ऐसा पता चलता है भाई चलिए सेम ही लोग होंगे, हुँ? जिनसे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इनको इन्होंने बोला ओपिनियन लीडर्स। अच्छा, ओपिनियन लीडर्स जो है, उसमें फिर इन्होंने बोला अच्छा भाई ओपिनियन लीडर होगा कौन? जो सबसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा है, या जो सरकारी मुलाज़िम है, मतलब कैसे आप होगा? तो उसके बाद और भी बड़ी सारी स्टडीज़ होती रहीं, तो उसमें ये पता चला कि भई देखिए ऐसा है, ओपिनियन लीडर किसी भी वर्ग से आ सकता है, किसी भी तबके से आ सकता है, बिना पढ़ा-लिखा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कम्युनिटी में बेस्ड हैं या किन चीज़ों के बारे में आपका ओपिनियन चल रहा है। और 2-3 और स्टडीज़ थी जिन्होंने ये भी दिखाया, तो जैसे एक मर्टन और एक रोवियर। तो ये स्टडीज़ थी जिन्होंने ये भी दिखाया कि भई ये जो ओपिनियन लीडर वाली बात है, ये सिर्फ़ पॉलिटिकल डिसीज़न मेकिंग के लिए ही नहीं है, कि जब आपको नेता चुनना होता है, तो आप जाके लोगों से पूछते हैं, हाँ भाई किसको चुनें? हुँ? ये जो है, ये और भी मुद्दों के बारे में है, कि आप किस तरह का एंटरटेनमेंट देखें, आप किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करें, आप कौन-सी दुकानों पे जाएँ, कहाँ पे आप अपना बाल कटवाएँ, कहाँ पे मेकअप करवाएँ, दुनिया भर की चीज़ों के बारे में, ठीक है? और हर चीज़ के लिए अलग-अलग ओपिनियन लीडर्स हो सकते हैं। अब भाई देखिए, वो मतलब ये जो ओपिनियन लीडर्स की डाइवर्सिटी वाली चीज़ है, ये बड़ा सेंस भी बनाती है। और बहुत सारे केस में एक आम आदमी जो कि, तो मान लीजिए कि भाई ऐसा है कि हम जो हैं, हम मान लीजिए हम कम्युनिकेशन पढ़ाने में, ठीक है? हम कम्युनिकेशन के अध्यापक हैं, ठीक है? पर जब कोई मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स का इश्यू आ गया, इकोनॉमी की बात आ गई, कोई गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी स्कीम घोषित कर दी, और हमको समाचार से पता तो चला पर हमको समझ में नहीं आया, ठीक है? तो हमारे एक मित्र हैं, जो कि इकोनॉमिक्स के प्रोफ़ेसर हैं, हम उनके पास चले जाते हैं, हम पूछते हैं कि भैया क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? हमारे ऊपर कैसे असर पड़ेगा? तो हमारे लिए, और जो इकोनॉमिक्स के प्रोफ़ेसर, उनके और बहुत सारे लोग भी उनसे वही सारी चीज़ें पूछी। तो इकोनॉमिक्स के प्रोफ़ेसर इस केस में ओपिनियन लीडर हो गए। पर अब मान लीजिए कि हमको ये उनको ये पता करना है कि भई ऐसा है कि ये जो फ़ेसबुक है, इस पे प्राइवेसी कैसे पक्का किया जाए कि हम सही हैं, कोई हमारा इन्फॉर्मेशन लेके चुरा नहीं जा रहा है। तो उसके लिए वो अब हमारे पास आएँगे, क्योंकि हमारा उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है। ठीक है? तो उस केस में हम ओपिनियन, तो विषयों के हिसाब से ओपिनियन लीडरशिप भी बदलती रही। और मान लीजिए आपको पता करना है कि कि कौन-सा पॉप स्टार आजकल सबसे बड़ा सबसे प्रसिद्ध हो रहा है, या हिंदी सिनेमा में कौन-सी नई तारिका जो है वो सबसे प्रसिद्ध है। तो हो सकता है आप किसी टीनेजर से बात करें। हुँ? तो 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 बेसिकली जो आइडिया है कि ओपिनियन लीडर्स था, ये बड़ा बँधा कॉन्सेप्ट नहीं था। ये ऐसा नहीं, ये कहीं भी हो सकते थे। आप पढ़े-लिखे नहीं हैं तब भी आप ओपिनियन लीडर हो सकते थे। और भाई देखिए गाँव-वाँव में बहुत सारे, और बहुत सारी जगहों पे, जैसे मान लीजिए कि आपका प्रधानमंत्री ने एक योजना घोषित की, मान लीजिए उज्ज्वला योजना है, ठीक है? तो अब जो आम आदमी बैठा है घर पे, उसको बहुत सारी जानकारी तो नहीं पता ना, उसको मान लीजिए उसको ये पूछना है कि भाई हमारे यहाँ कैसे आएगा? हमारे ऊपर कैसे लागू होगा? हमको क्या करना होगा? हमारे सबसे पास का केंद्र कौन-सा है? तो ये सब तो भई अब प्रधानमंत्री हो तो क्या है, सवा अरब, 1.5 अरब का देश है, तो इनको हर आदमी को तो आप बता नहीं सकते, इतने सारे गाँव हैं, इतनी सारी विविधता है, इतनी सारी भाषाएँ हैं। तो वो आदमी क्या करेगा, वो अपने पास के ओपिनियन लीडर के पास जाएगा। अच्छा, ओपिनियन लीडर्स जो थे, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ओपिनियन लीडर्स जो थे, वो मास मीडिया से इन्फॉर्मेशन लेके बाकी लोगों के लिए इंटरप्रेट करते थे, और ये बदल सकते थे डिपेंडिंग ऑन कि क्या चीज़ इंटरप्रेट हो रही है। ठीक है? अच्छा, तो इसको आपने बोला टू स्टेप फ्लो। तो पहला स्टेप है मास मीडिया से ओपिनियन लीडर्स, और सेकंड स्टेप है ओपिनियन लीडर्स से आपके पास या इंडिविजुअल के पास में। अच्छा, ओपिनियन लीडर्स का
फ़ायदा क्या होता था? नंबर 1 कि ओपिनियन लीडर्स आपके आपके आस-पास के हैं, तो वो आपकी भाषा में बोल सकते हैं, प्रॉब्लम्स को आपके हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी भी है, यू नो? मान लीजिए न्यूज़ न्यूज़ मीडिया ने गलत न्यूज़ दे दिया तो उसका तो कोई बहुत अकाउंटेबिलिटी मतलब आप कुछ बहुत कर नहीं सकते, पर ओपिनियन लीडर पे आपका ये है कि भाई ये तो हमारे ही हैं, तो ये कहीं गड़बड़ करेंगे तो कहीं जाएँगे नहीं, मतलब क्रेडिबिलिटी है, कि भाई कहीं जाएँगे नहीं। अच्छा, तो ये आपका हो गया ओपिनियन लीडर वाला ओपिनियन लीडर का रोल और कौन हो सकते हैं। अच्छा ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पता लगा संजीवनी बूटी ढूँढ रहा है, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है उस समय जो हो रहा था उसके हिसाब से। क्योंकि टू स्टेप फ्लो आपका एक बड़ा आर्गुमेंट लाता है कि भाई देखिए ऐसा है कि जनता सिर्फ मीडिया से ही प्रभावित नहीं होती है। जनता में भी कुछ शक्ति है। जनता की अपनी भी एक शब्द यूज़ करते हैं एजेंसी कि अपनी भी निर्णय करने की क्षमता है कि दूसरों से बात कर सकती है, औरों से इन्फॉर्मेशन ले सकती है। तो मास मीडिया ही अकेला सोर्स नहीं है। मास मीडिया और जनता के बीच में और बहुत सारी चीज़ें और ऑडियंस के बीच में और एक और स्टेप हो सकता है। अच्छा ये देखिए ये जो टू स्टेप फ्लो का आइडिया है, ये अभी भी बड़ा रेलेवेंट है। अब एक बात अब ख़ैर आप बता तो नहीं सकते पर अ, जैसे व्हाट्सऐप ने आपने नोटिस किया होगा और भाई भारत तो व्हाट्सऐप का देश हो गया है अब। तो सभी लोगों के पास हमें पक्का यकीन है कि व्हाट्सऐप तो होगा ही होगा और आप लोग प्रयोग भी करते होंगे। तो व्हाट्सऐप में जब कोई मैसेज फॉरवर्ड होता है तो उसके ऊपर फॉरवर्डेड लिख के क्यों आता है? हुँ? वो उसी आइडिया से इन्फ्लुएंस्ड है कि भाई अगर मान लीजिए हमने आपको कोई मैसेज फॉरवर्ड किया, ठीक है? और आप बोलते हैं हाँ भाई ये तो ठीक आदमी हम तो जानते हैं, ये तो बड़े तर्कसंगत बातें करते हैं, ठीक-ठाक बातें करते हैं, तो ये तो अफ़वाह-वफ़वाह नहीं फैलाएँगे, ठीक है? तो आप जो हमने मैसेज फॉरवर्ड किया आप उसको देखते और बोलते भाई ये तो इन्होंने भेजा है, तब तो बात सही होगी ही, कुछ गड़बड़ लग रहा है पर इन्होंने भेजा है तब तो सही होगी ही। तो उस केस में क्या हुआ कि जो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, हुँ? वो उस मैसेज के साथ जुड़ गई। तो जो ओपिनियन लीडर टाइप की चीज़ हो गई, वो हो गई। तो अगर कोई आदमी बहुत लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करता है, तो उस आदमी की क्रेडिबिलिटी जुड़ जाती है। जब आप फॉरवर्डेड लगा देते हैं, तो जो तर्क है कि उसकी क्रेडिबिलिटी अलग हो जाती है। तो मान लीजिए कि अब आपने भेजा अगर मान लीजिए कि हमने किसी को भेजा, तो वो बोलते हैं भाई इस पे तो फॉरवर्डेड लिखा है, तो ये जतिन जी भले आदमी है पर ये मैसेज सही लगता नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए हमको इस पे बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए, हमको और थोड़ा गहरी स्क्रूटिनी करनी चाहिए, कि भाई मान लीजिए एक वीडियो आ गया है, तो हम ये देखेंगे भाई देखिए ये वीडियो है, कब बना है, ये हमें कुछ पता भी चल पा रहा है, जिस जिस जगह की बात कर रहा है उसी जगह का है, क्या ये वीडियो लोग अपने दिमाग से मतलब कुछ शरारती तत्व अपना खुद बना सकते थे, तो उस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। सो एनीवे तो यहाँ पे टू स्टेप फ्लो को हम रैप अप करते हैं। सो टू स्टेप फ्लो ने जो बहुत बड़ी चीज़ की, वो ये किया कि जो ऑडियंस था, उनको थोड़ी एजेंसी दी। उसने ये दिखाया टू स्टेप फ्लो मॉडल ने कि अ, कि ऑडियंस के पास अपनी थोड़ी-सी क्षमता है निर्णय करने की। अच्छा, अब टू स्टेप फ्लो से हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब देखिए, अब जो मैजिक बुलेट और हाइपोडर्मिक नीडल में, तो आपका जो मास का कांसेप्चुअलाइज़ेशन है, ये बड़ा ही मतलब आपका ऑडियंस के पास तो कुछ ताकत ही नहीं है। बस आप आज बस इन्फॉर्मेशन की वर्षा पड़ गई और आप गीले हो गए, ठीक है? टू स्टेप फ्लो में ऐसा नहीं हो रहा है। टू स्टेप फ्लो में हो रहा है कि भई आप ठीक है, आप मीडिया से आपको मास मीडिया से आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि नहीं, पर आप और लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप अपना विवेक का प्रयोग करने की क्षमता है आप में। अब आता है तीसरा, जो कि जैसे बोलते हैं ना कि पेंडुलम पेंडुलम दूसरी साइड घूम गया। सो जो तीसरा जो है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, तीसरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, वो है यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशंस। सो आपका मैजिक बुलेट में ऑडियंस के पास ऑलमोस्ट कुछ पावर नहीं है, मीडिया बड़ी शक्तिशाली है। टू स्टेप फ्लो में ऑडियंस के पास थोड़ा पावर है, मीडिया का पावर भी थोड़ा-सा कम होता है,
क्योंकि ऑडियंस के पास पावर है और ओपिनियन लीडर्स भी थोड़ा-सा पावर शेयर करते हैं। अब हम आते हैं यूसेज एंड ग्रैटिफिकेशन में। ठीक है? और यूसेज एंड ग्रैटिफिकेशन जो है ये तो एकदम सब उल्टा कर देता है। तो अब हमें पता नहीं कि आप में से कितने लोगों ने शक्तिमान देखा होगा। तो शक्तिमान में भई आपके जो क्या बोलते हैं उनका क्या नाम है? गंगाधर, मायाधर, दामोदर, शास्त्री तो बेसिकली मुकेश खन्ना आपके ऐसे तो रिपोर्टर बने रहते हैं बड़े बुद्धू टाइप के। फिर पता लगा अचानक झटका लगता है शक्तिमान बन जाते हैं। तो यही हुआ तो इसमें भी आपका यूसेज एंड ग्रैटिफिकेशन में ऑडियंस एकदम शक्तिमान हो गया है। ठीक है? अच्छा, तो यूसेज एंड ग्रैटिफिकेशन में सब मतलब पूरी परिकल्पना, पूरी सारी मान्यताएँ एकदम पलट दी। तो इनकी जो बेसिक असम्पशन्स हैं, जो मूलभूत मान्यताएँ हैं, वो ये हैं। और देखिए और ये थोड़ा-सा सेंस भी करती हैं, कि क्योंकि ये सोचिए और अभी हम मान्यताओं की बात करेंगे, पर थोड़ा-सा पर सोचिए कि भई अब मान लीजिए एक उदाहरण हम देते हैं कि भई अगर आप कोई अखबार पढ़ते हैं, ठीक है? तो अखबार तो आप खरीद रहे हैं ना, आपको पसंद नहीं है, आप नहीं खरीदेंगे। आप टीवी टीवी ऑन ही नहीं करेंगे अगर आपको नहीं सुनना है, रेडियो ऑन ही नहीं करेंगे, आप चैनल बदलेंगे ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो आपके पास हैं, ठीक है? तो ये सारी शक्तियाँ तो आप ही के पास हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको ज़बरदस्ती उठा के डुबकी लगा दी जा रही है। जो भी मास मीडिया का समुद्र है। हुँ, तो ये जो चीज़ है ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो जो परिकल्पना थी, अच्छा जो इसकी जो मान्यताएँ हैं वो ये थी। नंबर 1 कि ऑडियंस जो है वो एक्टिव है, ठीक है? ऑडियंस है एक्टिव और वो एक्टिवली सीक करता है जो उसको चाहिए, ठीक है? तो ऑडियंस पैसिव एकदम नहीं है, ऑडियंस एक्टिव है। ऑडियंस को पता है उसको क्या चाहिए और उसके हिसाब से वो चुनता है। तो एक तो ये था कि ऑडियंस है एक्टिव। दूसरा क्या है कि ऑडियंस है वो नीड्स के बेसिस पे नीड्स को फुलफिल करने के लिए चीज़ें करता है। तो ऑडियंस की अपनी कुछ इच्छाएँ हैं, अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, बड़ी मूलभूत सी ज़रूरतें हैं। तो उनको पूरी करने के लिए वो मीडिया को चुनता है और उसका कंज़म्पशन करता है, ठीक है? तो ऑडियंस जो है वो अपनी मूलभूत ज़रूरतें पूरी करने के लिए डीप सीटेड नीड्स के लिए मीडिया को चुनता है और कंटेंट चुनता है और उसको कंज़्यूम करता है। अच्छा, एक और चीज़ कि ऐसा नहीं है कि आपकी एक ही नीड है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कई सारी नीड्स हों जो आपस में कम्पीट कर रही हों। जो नीड को आप किसी एक समय पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, वो नीड उस समय आपकी डिसीज़न मेकिंग में ज़्यादा मदद करती है। तो ये बेसिक से आइडियाज़ हैं, ठीक है? तो अब जैसे इसका उदाहरण देखिए कि 1940 हाँ, 50-60 में तो 40 से 60 के बीच में कई सारी ऐसी स्टडीज़ हुई, जिसमें कि जैसे एक सोप ओपेरा की स्टडीज़ थी, रेडियो सोप ओपेराज़ की। तो रेडियो बड़ा फ़ेमस अब ये सब ज़्यादातर अमेरिका की ही स्टडीज़ की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। पर हमारे ख़्याल से अब भारत में भी करेंगे, तो बहुत सारे सिमिलर ही फैसले सिमिलर ही फाइंडिंग्स होंगी, सिमिलर ही नतीजे आपके सामने आएँगे। तो अब जैसे कि रेडियो वालों से तो पता लगा उनको कि भाई जो रेडियो लोग सुनते हैं वो इसलिए सुनते हैं कि महिलाएँ जो सुनती हैं कि भाई उनको फैंटेसी करने की नीड है। उनको अपने जो हर दिन के जो यू नो हर दिन की जो भी परिचर्या है, इधर-उधर की चीज़ें हैं, हर दिन का बिज़नेस है, उससे निकल के कहीं और जाने की नीड है। उनको एंटरटेन होने की नीड है। तो उसकी वजह से वो उसका करती हैं, ठीक है। अच्छा बच्चे करते हैं, जैसे बच्चे जो आपका मीडिया का में कुछ शो वगैरह देखते हैं या जिस भी तरीके के कार्यक्रम देखते हैं, तो उसमें उन्होंने बोला कि भई देखिए अब जैसे बच्चों का एंटरटेनमेंट था और इन्फॉर्मेशन बच्चे चाहते हैं और सोशल यूटिलिटी है कि अब जैसे कि मान लीजिए अब अगर आप मान लीजिए आप मोटू पतलू नहीं देखते हैं, ठीक है? और बाकी सारे आपके दोस्त मोटू पतलू देखते हैं। तो बाकी सारे दोस्त अभी जाके मोटू पतलू की बात कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं। तो मोटू पतलू देखने की एक सोशल यूटिलिटी है क्योंकि आपके दोस्त भी वही देखते हैं, या जैसे कि आपका तो बेसिकली ग्रुप मेंबरशिप टाइप का आइडिया हो गया। ओके। सो ये आपका यूसेज एंड ग्रेटिफिकेशन था। ओके। अच्छा, अब एक उदाहरण जैसे कि लीजिए, अब
तो मान लीजिए कि आपके यहाँ 2 लोग हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कि आपके अब हम नाम एक को मान लीजिए कि हम अटरू बोल देते हैं, दूसरे को मटरू बोल देते हैं, ठीक है? और अगर आप गाँव-खेड़ा में रहे हैं तो ऐसे नाम होना बड़े असंभव नहीं है ऐसे नाम होना, ठीक है? तो मान लीजिए अटरू और मटरू हैं 2 जने, ठीक है? तो अब जो अटरू हैं, अब जो भारतीय मीडिया परिदृश्य है, उसमें 2 बड़े एकदम कोने-कोने के छोर हैं, तो एक हैं माननीय रवीश कुमार जी और दूसरे हैं माननीय अर्णव गोस्वामी जी, ठीक है? और मान लीजिए अटरू जो हैं, वो अर्णव गोस्वामी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और जो मटरू हैं, ये रवीश कुमार के बहुत बड़े फ़ैन हैं। अच्छा, तो ये इनकी प्रोग्रामिंग क्यों देखते हैं? क्योंकि इनको जो इनकी विचारधारा है, उससे मिले-जुले तर्क इनकी प्रोग्रामिंग में मिलते हैं, जिसको कि वो तो एक तो इन्फॉर्मेशन होता है, दूसरा एंटरटेनमेंट भी होता है। क्योंकि भई अब जो क्रिटिसिज़्म और तो जिस जिस पक्ष को ये नहीं पसंद करते, उसकी बुराई सुनने को मिलती है, तो उससे दिल को थोड़ा-सा उससे दिल को थोड़ा-सा कलेजे को ठंडक पहुँचती है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या सोशल यूटिलिटी भी है, कि भई अब आपको ये पता चल गया तो आप अपने दोस्तों से जाके अपना करेंगे भई ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और भई आपका व्हाट्सऐप वगैरह में आप देखेंगे ही कि एक ग्रुप की अलग-अलग ग्रुप्स पॉलिटिकल एफ़िलिएशन या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से बड़े मतलब एकदम अलग-अलग ही बातें चलती रहती हैं, ठीक है? अच्छा, तो अच्छा तो अटरू भी इसी वजह से करें, मटरू भी। पर बहुत बार मान लीजिए अटरू जो हैं, वो अर्नब गोस्वामी को भी देखते हैं और मटरू जो हैं, वो रवीश कुमार को देखते हैं। तब आप बोलेंगे तब क्यों देखते हैं? तो आपका जो यूसेज एंड ग्रैटिफिकेशन वाला तर्क आएगा का जो आदमी होगा वो बोलेगा भाई देखिए ऐसा है कि ये जो अटरू हैं ये रवीश कुमार को इसलिए देख रहे हैं ताकि इनको पता चले कि विपक्ष में ये लोग बोल क्या रहे हैं ताकि इसकी काट ये तैयार कर सकें, ठीक है? तो बेसिकली जो भी हो रहा है हर चीज़ को एक नीड से, एक यूटिलिटी से जोड़ दिया जाएगा और ये है आइडिया आपका यूसेज और ग्रैटिफिकेशन का, ठीक है? अच्छा, अब टू स्टेप फ्लो तो बेसिकली आप ये पूरा आर्क देख रहे हैं, ठीक है? तो आप शुरू होते हैं मैजिक बुलेट से, जहाँ पे कि आपका ऑडियंस के पास बहुत शक्ति नहीं है। उसके बाद आप आते हैं टू स्टेप फ्लो पे, जहाँ पे कि ऑडियंस के पास थोड़ा-सा ज़्यादा एजेंसी है, वो अपना डिसीजन ले सकता है, लोगों से बात कर सकता है और उसके बाद आते हैं यूसेज एंड ग्रैटिफिकेशन पे। जहाँ पे यूसेज एंड ग्रैटिफिकेशन में तो उन्होंने साँचा ही तोड़ दिया। उन्होंने बोला कि भाई मीडिया की ऐसी की तैसी ऑडियंस के पास है ताकत, ऑडियंस डिसाइड कर रहा है। सो तो ये हो गए 3। अच्छा, अब ये आप हमेशा याद रखिए कि जो थियरीज़ होती हैं या मॉडल्स होते हैं, थ्योरेटिकल आइडियाज़ होते हैं, उनकी हमेशा लिमिटेशंस होती हैं, उनके क्रिटिसिज़म्स होते हैं, ओके? तो अब टू स्टेप फ्लो का क्या क्रिटिसिज़्म है? टू स्टेप फ्लो का जो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज़्म था, वो ये था कि भई देखिए, आप तो सिर्फ़ 2 ही स्टेप्स की क्यों बात कर रहे हैं? तो आप मान रहे हैं कि मीडिया से डायरेक्टली ओपिनियन लीडर तक आएगा और ओपिनियन लीडर से जनता तक से मतलब जो भी है, ऑडियंस के पास आएगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ओपिनियन लीडर हो सकता है 4 और लोगों से बात कर रहा हो। भई ऐसा आपके पास ये तो जानने का नहीं है ना कि जो आपका ओपिनियन लीडर है, उसका कोई ओपिनियन लीडर नहीं है। हुँ? तो एक तो आइडिया है भाई देखिए जो फ्लो है ये सिर्फ़ 2 ही स्टेप लाइन नहीं हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई मैसेज आपको फॉरवर्ड किया है आपके ओपिनियन लीडर ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ही क्रिएट किया है। भाई हो सकता है उनके पीछे कहीं कहीं और से आया, उनके ओपिनियन लीडर। सो ये तो आपका टू स्टेप फ्लो का एक बहुत बड़ी लिमिटेशन या एक बड़ा क्रिटिसिज़्म है जो लोग बोलते हैं, जो कि आगे चल के डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एक और फ्रेमवर्क था जो कि बड़ा डेवलपमेंटल कामों में बहुत यूज़ हुआ रॉजर्स का उसमें कुछ हद तक ये सारे इश्यूज़ एड्रेस किए गए। अच्छा यूसेज एंड ग्रैटिफिकेशन का की लिमिटेशंस क्या हैं? क्या हैं उनकी आलोचनाएँ? तो लिमिटेशंस और क्रिटिसिज़्म। तो जो एक बड़ी आलोचना है वो ये है कि भाई देखिए ऐसा है कि आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि आदमी जो है ये बस सोचता रहता है कि भाई जब जब आपकी कोई नीड है तो आपको पता होगी और उसके आप बोलेंगे भाई देखिए आज हमारी ये नीड है तो हम इसको फुलफिल करने के लिए ये देखेंगे। पर ज़्यादातर आदमी मतलब ऐसा कहाँ आपको पता चलता है कौन-सा नीड है? हुँ? आपकी आँखों के सामने से छप के आता थोड़ी ना भैया इनकी ये नीड है आज। आज इनको सोशल यूटिलिटी पता करनी है, आज इनको एंटरटेनमेंट चाहिए। भैया हमको खुद ही बहुत बार नहीं पता।
तो वो बोलते हैं कि भाई देखिए जो नीड्स हैं ये इतनी एक्सप्लिसिट नहीं है, इतनी लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है जितना कि ये मॉडल जितना कि ये थियरी बोलती है कि उनको है, ठीक है? उसके बाद ये भी बोला भाई ऐसा भी हो सकता है कि लोग बस जितने भी ऑप्शंस हैं, उनमें से जो भी सबसे अच्छा हो वो चुन लेते हैं, ठीक है? तो मतलब ये है कि आप इ ऐसा नहीं तो मान लीजिए कि हमारी नीड है कोई कि हमको आज बड़ा कि हमको आज सोशल इंटरैक्शन करना है, ठीक है? तो सोशल यूटिलिटी है, सोशल इंटरैक्शन है, पर हमारे पास सोशल इंटरैक्शन का कोई माध्यम नहीं है, तो जो भी हमारे पास है उसमें से हम चुन लेते हैं, ठीक है? तो उस टाइप का आइडिया ये था कि भाई नंबर 1 नीड पता लगना भाई ऐसा थोड़ी ना है कि लोगों को सब पता लगता है उनकी नीड क्या है या लोग सोच रहे हैं भाई टीवी वगैरह देखना अब मान लीजिए हम टीवी की बात करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप जिसकी बात करते हैं, ये सब तो इतनी इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ हैं हमारी लाइफ में कि हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। तो एक तो ये आलोचना थी कि भई अब ये नीड वाला फंडा मतलब ये बड़ा जमा नहीं भाई मामला, ठीक है? अच्छा दूसरी आलोचना क्या थी कि बहुत बार आप मीडिया का प्रयोग करते हैं, वो सॉल्यूशन के लिए करते हैं। तो मान लीजिए कि भाई हमको हमारी जो नीड है कि भई हमको एंटरटेनमेंट चाहिए, हमको फैंटेसी चाहिए, ठीक है? हम अपनी दुनिया से बड़े परेशान हो गए हैं, हमारे दिमाग को इस दुनिया से आप किसी और दुनिया में ले जाइए, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आप बोलते हैं चलो भाई हम मर्द पिक्चर देखने जाते हैं। अब आपको ये देखना भाई मर्द पिक्चर देखने जा रहे हैं, पर उसके लिए आपको ये पता करना है कौन से पिक्चर हॉल में लगा है, तो फिर आप अखबार में जाके देख रहे हैं। तो अखबार से आपको इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है? कि पर ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपकी नीड फुलफिल नहीं कर रही है। नीड तो फुलफिल आपकी मर्द करेगी, पिक्चर करेगी, ठीक है? तो अ, तो वो एक आर्गुमेंट है कि भाई बहुत टाइम जो इन्फॉर्मेशन सीकिंग है, वो अ, वो आपका एक्चुअली नीड फुलफिलमेंट या वो आपको ग्रैटिफाई नहीं करती है, ठीक है? वो आपको जस्ट एक सॉल्यूशन देती है जिससे कि आप और चीज़ें कर सकें। तो अब उसमें भी आप बहुत सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। पर ये है पर ये जो हैं ये इनके मेजर क्रिटिसिज़म्स हैं, ठीक है? तो ये हमारे ख़्याल से अब मैं यहाँ पे रोकता हूँ। तो 1 घंटा हो गया और जो कि काफ़ी है। सो और हम सब कवर भी कर चुके हैं। तो शुरू किया हमने मैजिक बुलेट से, जहाँ पे कि ऑडियंस के पास और आइडिया ऑफ मास से, जिसमें कि ऑडियंस को बहुत शक्तिशाली देखा ही नहीं गया। मैजिक बुलेट में ऑडियंस के पास कुछ पावर नहीं था और मीडिया के पास बहुत ही ज़्यादा पावर था। टू स्टेप फ्लो कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन में आपका ऑडियंस के पास मीडिया के अलावा और भी सोर्सेज़ यूज़ करता है, तो उसके पास थोड़ी और एजेंसी आती है और यूसेज एंड ग्रैटिफिकेशन में आपका ऑडियंस के पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति हो जाती है, ठीक है? तो इसके साथ ही मैं ये वार्ता यहाँ पे समाप्त करता हूँ। कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँ और मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ और जैसे ही मुझे आपका सवाल मिलेगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अगले 10-15 मिनट इसमें लगाते हैं हम लोग, ठीक है? ऑलराइट। चलिए 2 मिनट और मैं इंतज़ार करता हूँ, अभी तक तो कोई सवाल दिख नहीं रहा है, तो 2 मिनट और इंतज़ार करते हैं और उसके बाद फिर ये वार्ता खत्म करते हैं, ठीक है? सो अगर उसके बीच में आपका कोई सवाल हो, तो आप ज़रूर उसको अम, कमेंट के थ्रू बताएँ। तो यहाँ पे सुबह के 8 बज के 4 मिनट हो रहे हैं और सुबह के 8 बज के 6 मिनट तक हम इंतज़ार करते हैं।
हाँ, चलिए 1 मिनट और है। अच्छा जब तक तो 1 मिनट में हम कुछ और आपसे छोटी-मोटी बातें कर लेते हैं। तो अगर आप मीडिया और ऑडियंस के बीच का रिलेशनशिप या मीडिया अ, किस तरह से इन्फ्लुएंशियल हो सकता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे ख्याल से अगली थियरी जो आप देखें वो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है, एजेंडा सेटिंग फ्रेमिंग है, जो कि आपका बड़ा ही न्यूज़ स्पेसिफिक थियरीज़ हैं और बहुत सारी थियरीज़ हैं। पर अगर आप ऑडियंस और जिस तरह से मीडिया का प्रभाव हो सकता है, उसके बारे में देखना चाहते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ से आप शुरू करें, ठीक है? चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय हमें सुनने में लगाया। कोई भी सवाल हो, कोई भी और इश्यू हो, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या बचपन एक्सप्रेस पे कमेंट कर सकते हैं और thank you very much for being here or have a wonderful evening. Thank you.